नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाई योगी सर में। और अपन पढ़ रहे थे हिंदी की व्याकरण। और हिंदी की व्याकरण में साथियों अपना एक टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया था। और अपन पढ़ते हैं हिंदी की व्याकरण में, और हिंदी की व्याकरण में अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या क्या होता है। सबसे पहले हिंदी के व्याकरण में वर्ण होते हैं, वर्ण के बाद में शब्द होते हैं, और शब्द के बाद में वाक्य, और वाक्य के बाद में आपकी प्रमुख लेखन कोटियां। तो इसी प्रक्रिया में अपन देख रहे थे क्या व्याकरण है, व्याकरण है। और व्याकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला अपना कौन होता है, वर्ण होता है। वर्ण के बाद में शब्द होता है, शब्द के बाद में वाक्य होता है, और वाक्य के बाद में लेखन कोटियां। क्या होती है साथियों, लेखन कोटियां होती है। लेखन कोटियों का मतलब जिसमें आपके पत्र होता है, प्रार्थना पत्र होता है, और फिर उसके बाद में अपना क्या होता है, निबंध होता है। तो विद्यार्थियों अपन ने पहला जो टॉपिक पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था वर्ण, यानी वर्ण अपन ने पढ़ लिए थे, जिसमें अपन ने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित इकाई होती है वो वर्ण होता है, और मौखिक इकाई को ध्वनि मानते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने वर्णमाला देखी, वर्णमाला के बाद में अपन ने वर्णों का क्रम शब्दकोश में देखा, और शब्दकोश में वर्णों के आधार पर शब्द ढूंढना देखा था। इसी के आगे विद्यार्थियों आज अपना जो दूसरा टॉपिक रहेगा और वो रहेगा शब्द। क्या रहेगा विद्यार्थियों, शब्द। अब बात करते हैं कि शब्द, सबसे पहली बड़ी बात है शब्द क्या है। फिर दूसरी बड़ी बात है शब्द की परिभाषा क्या है, और फिर उसके बाद में शब्द का वर्गीकरण क्या है। क्या देखेंगे विद्यार्थियों, शब्द का वर्गीकरण क्या है। तो विद्यार्थियों विधिवत रूप से टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हिंदी बाई योगी सर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक फैलाएं और लाइक करें। आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके आंसर दिए जाएंगे, या आपकी तरफ से कोई परामर्श हैं तो वो भी स्वीकार्य हैं। तो विद्यार्थियों अब अपन शुरू करते हैं, और अपना जो टॉपिक है वो है शब्द। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों, और शुरू करते हैं सबसे पहला, और टॉपिक है क्या, शब्द। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि टॉपिक अपना शब्द है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपकी हिंदी की व्याकरण का लगभग 60% जो भाग है इसी पर आधारित है। अभी अपन देखेंगे जब शब्द को बड़े विस्तार से देखेंगे तो अपन देखेंगे कि लगभग जो 60% व्याकरण है अपन यहीं से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि शब्द क्या है। शब्द क्या है, और बात करते हैं कि शब्द क्या है। सिंपल सी बात है, शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है। अर्थात वह वर्ण समूह है जो कोई ना कोई भाषाई अर्थ प्रकट करता है। क्या अर्थ प्रकट करता है, भाषाई अर्थ प्रकट करता है, उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे शब्द कहते हैं। सिंपल सा अगर अपन देखें तो सिंपल सा या साधारण भाषा में अपन कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह ही क्या है, शब्द है। अब बात करते हैं कि जैसे आपके पास में एक आता है ल, क और मैं। अब बात करते हैं ल, क और मैं की, या इसके साथ साथ अपन देखते हैं कि मैं, क और ल।
अब आपके पास में ये दोनों ही वर्णों का क्या है, वर्णों का समूह तो है, क्या है, वर्णों का समूह तो है मगर शब्द नहीं है। क्या नहीं है साथियों, शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्णों का समूह तो है मगर इसका कोई भाषाई या सार्थक अर्थ नहीं है, और जब किसी का भाषाई या सार्थक अर्थ नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, शब्द नहीं होता है। अब बात करते हैं इन्हीं दोनों को अपन क्या करें, इसको अपन यहाँ लिख दें, इसको लिख दें क, ल और मैं, क्या लिख दें, कलम, और एक को लिख दें क, मैं और ल। अब देखें तो इन दोनों के ही क्या होते हैं साहब, इन दोनों के ही अर्थ हैं। अर्थ है का मतलब, कलम का मतलब लेखनी होता है और कमल का मतलब क्या है, अपना राष्ट्रीय पुष्प। इसका मतलब दोनों के कोई न कोई अर्थ है, और जब दोनों का अर्थ है तो ये दोनों ही क्या है साथियों, शब्द है। क्या है, शब्द है। तो अपन जान चुके हैं कि साहब वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जब कोई सार्थक अर्थ वाला वर्ण समूह है तो वो शब्द कहलाता है, और सार्थक अर्थ वाला वर्ण समूह नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाता है। अब बात करते हैं अपन किसके, बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण या शब्द का वर्गीकरण, जो कहीं न कहीं अपनी पूरी हिंदी व्याकरण को विस्तार देता है। तो विद्यार्थियों आप अगला हेडिंग लगाइए, और वो है शब्द का वर्गीकरण। क्या करते हैं विद्यार्थियों, तो अगला हेडिंग अपना, और वो है शब्द का वर्गीकरण। तो हेडिंग लगा दीजिए विद्यार्थियों, और हेडिंग रहेगा अपना शब्द का वर्गीकरण। क्या रहेगा, शब्द का वर्गीकरण। तो बात करते हैं शब्द का वर्गीकरण। शब्द ओब्लिक शब्दों का वर्गीकरण। अगर बात करें शब्द या शब्दों का वर्गीकरण की, तो कहा जाता है शब्द या शब्द के वर्गीकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया साथियों, 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, अपन उनकी बात करते हैं। ये 2, ये 3 और ये चौथा भाग, यानी कि 4 भाग है विद्यार्थियों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यानी कि इन चारों का रट्टा मार लो, ये चारों ही भाग हैं। पहला भाग कौन सा है, सबसे पहला भाग होता है जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। किसके आधार पर शब्द विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा भाग है रचना के आधार पर शब्द। तीसरे भाग की बात करें विद्यार्थियों, तो तीसरा भाग है, और तीसरा भाग है वो है परिवर्तन के आधार पर शब्द। किसके आधार पर, परिवर्तन के आधार पर शब्द। और चौथा है वो है अर्थ के आधार पर शब्द। किसके आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि सर आप तो कह रहे थे कि पूरी व्याकरण का विस्तार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी केवल शब्द का वर्गीकरण देखा। पहला वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, दूसरा वर्गीकरण है रचना के आधार पर शब्द, तीसरा वर्गीकरण है परिवर्तन के आधार पर शब्द, और चौथा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्द। साथियों ये चारों ही आधार बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जब 2015 की परीक्षा हुई थी, उस 2015 की जो थर्ड ग्रेड रीट की परीक्षा हुई थी उसमें लगभग केवल वर्गीकरण के आधार पर 4 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे, 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल इनको अच्छे से याद कर लें।
अब देखना इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, तो अपन देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला, और वो होता है तत्सम शब्द। कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम के बाद में तत्सम के बाद में तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तद्भव के बाद में देशज शब्द। देशज शब्द। देशज शब्द के बाद में नंबर 4 वो होते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द के बाद में आते हैं अपने संकर शब्द। इस प्रकार ये 4 भाग किसके आधार पर हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और 5वां है संकर शब्द। अब बात करते हैं साहब रचना के आधार पर शब्द। बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते साथियों। तो रचना के आधार पर सबसे पहला होता है, और पहला होता है जिसको बोलते हैं रूढ़ या मूल शब्द। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? रूढ़ या मूल शब्द बोलते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे होता है, नंबर 2 पे होता है जिसका नाम है यौगिक शब्द। कौन से शब्द विद्यार्थियों? यौगिक शब्द। और नंबर 3 पे जो होते हैं, और नंबर 3 पे अपने होते हैं जिनका नाम है वो है योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? योग रूढ़ शब्द। इस प्रकार रचना के आधार पर कितने शब्द हो जाते हैं? 3 शब्द हो जाते हैं। पहला होता है मूल या रूढ़ शब्द। मूल या रूढ़ शब्द अपन कह सकते हैं ये प्राचीन शब्द होता है। प्राचीन का मतलब जब से अपने नाम लिखना चालू हुआ है या नाम बोलना या किसी की पहचान बताना, वो सब क्या है? मूल या रूढ़ शब्द है। जैसे किसी लड़के किसी का नाम है, जैसे रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, या जैसे हाथी है, घोड़ा है, हाथ है, पाँव है, आंख है, कान है, ये बोर्ड है, ये सारी चीजें। इसके बाद में आते हैं यौगिक शब्द। बात करते हैं विद्यार्थियों यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द की बात करते हैं तो इन यौगिक शब्दों को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। यौगिक शब्द को क्या किया गया? पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं तो इनकी बात करते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहला भाग, और सबसे पहला भाग और पहले भाग का नाम है विद्यार्थियों आप देखते होंगे, सबसे पहला है उपसर्ग, दूसरा भाग प्रत्यय, तीसरा भाग है और वो आपका संधि, और चौथा भाग जिसे कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। अब कहोगे सर ये यौगिक शब्द कैसे हैं? यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जब नवीन शब्दों का निर्माण होता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है विद्यार्थियों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो किसी को किसी की विशेषता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं रावण को अपन दशानन कहते हैं, गणेश जी को अपन लंबोदर कहते हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण को अपन पीताम्बर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको क्या दे दिए? नाम दे दिए गए। योग रूढ़ का मतलब होता है विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर दिए गए नाम। विशेषताओं के आधार पर दिए गए नाम क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी को आसान भाषा में समझें तो ये क्या है? उपनाम है। उपनाम का मतलब देखा होगा विद्यार्थियों, आपने भी अपने जो स्कूली जीवन था या आप स्कूल में पढ़ते थे उस समय अपने दोस्त का उसकी विशेषता के आधार पर कोई न कोई नाम रखा होगा। नहीं रखा होगा तो फिर आप जरूर आपके विद्यालय के जो भी शिक्षक बंधु थे उनका भी कोई न कोई नाम जरूर रखा होगा। वो सारे नाम क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर इसके बाद में विद्यार्थी बात करते हैं किसके? परिवर्तन के आधार पर शब्द है। बात करें परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है जिसका नाम है विकारी शब्द। विकारी शब्द
और दूसरा जो भाग है उसका नाम है, और वो है साहब अविकारी शब्द। अब बात आती है विद्यार्थियों, परिवर्तन के आधार पर शब्द है, और परिवर्तन के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। बात करते हैं कि ये विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित होने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, तथा लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होने वाले यानी सभी स्थितियों में एक जैसे रहने वाले शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बात करते हैं कि ये विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि साहब अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकारी शब्दों की। विकारी शब्दों की बात करें तो विद्यार्थियों सबसे पहला आपका कौन आता है? संज्ञा। संज्ञा के बाद में आपका कौन आता है? सर्वनाम। सर्वनाम के बाद में आपका कौन आता है? विशेषण। और विशेषण के बाद में आपका कौन आता है? क्रिया। ये आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विकारी शब्द। और बात करते हैं फिर अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्दों में सबसे पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद में संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्दों के बाद में आपका आता है, और वो आता है समुच्चय बोधक शब्द। बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द के बाद में आता है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक शब्द। और फिर इसके बाद में वैसे चार ही होते हैं, मगर इन्हीं के साथ साथ अपना एक चीज पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं निपात। क्या पढ़ते हैं साथियों? निपात, जो कहीं न कहीं किसका रूप ले लेता है? ये अविकारी का ही रूप ले लेता है। बाकी मुख्य रूप से चार होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके क्या? अविकारी शब्द। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब बात करते हैं विद्यार्थियों परिवर्तन के आधार पर शब्दों की। तो बात आती परिवर्तन के आधार पर शब्द, तो हो गए अपने पास विकारी और अविकारी शब्द। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों की। अर्थ के आधार पर शब्द की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में आता है, सबसे पहले आता है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द। फिर आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक के बाद में आता है भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द के बाद में आपके आते हैं, और आते हैं वो आते हैं साहब वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर इसके बाद में आता है, और वो आता है समुच्चार्थक शब्द। समुच्चारित शब्द। फिर इसके बाद में आपके आते हैं पर्यायवाची। फिर आपके पास आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द। और फिर आते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या आते हैं विद्यार्थियों? समानार्थी शब्द आते हैं। क्या आते हैं? समानार्थी। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। इस प्रकार आपके शब्द का क्या हो जाता है? वर्गीकरण हो जाता है। विद्यार्थियों ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण, जिसको अपन कह सकते हैं कि आईएमपी भाग है। बात करते हैं कि ये आईएमपी क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपकी हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन 100% बनता है। अब क्या है? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा टॉपिक है जो मात्र 10 मिनट का टॉपिक है। 10 मिनट में शब्द और लगभग पूरी व्याकरण का अपन विस्तार देख लेते हैं। यानी कि अपना टॉपिक था जिसका नाम था शब्द। शब्द की बात करते हैं। शब्द क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे कमल, कलम,
ये क्या है, शब्द हैं। फिर इसके बाद में अपन ने शब्द का वर्गीकरण देखा था। शब्द के वर्गीकरण की बात करें तो शब्द के वर्गीकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था जिसका नाम था उत्पत्ति के आधार पर शब्द, दूसरा था जिसका नाम था रचना के आधार पर शब्द, तीसरा है जिसका नाम है परिवर्तन के आधार पर शब्द, और चौथा है जिसका नाम है अर्थ के आधार पर शब्द। हम बात करते हैं कि साहब सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में, 5 भागों में। पहला क्या नाम है, सबसे पहला तत्सम है, फिर तद्भव है, फिर देशज है, फिर विदेशी है, और फिर संकर शब्द है। फिर बाद में बात करते हैं अपन किसके, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में, सबसे पहला रूढ़ या मूल शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ या मूल शब्द प्राचीन शब्द होते हैं जो किसी के नाम होते हैं। यौगिक शब्दों की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिनमें आपका प्रत्यय आता है, उपसर्ग आता है, संधि आती है और समास आते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं तो आपका क्या आता है साहब, नंबर 3 पे आता है आपका जिसका नाम है संधि, और संधि के बाद में अपने क्या आता है साहब, समास। फिर इसके बाद में अपन आगे बात करें तो अगला आता है आपके पास में क्या है, आपके आता है परिवर्तन के आधार पर शब्द है। और परिवर्तन के आधार पर शब्दों की बात करें तो परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। बात करते हैं कि विकारी और अविकारी क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, लिंग वचन काल के आधार पर जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों की बात करें, अविकारी शब्दों में कौन आते हैं, अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और कहीं कहीं निपात भी आ जाता है। फिर आता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द है जिनमें अपना सबसे पहला एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समोच्चारित शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द। ये सब किसमें आते हैं, ये सब अर्थ के आधार पर शब्द आते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसे अपन बोलते हैं शब्द का परिचय या शब्द का सामान्य वर्गीकरण। विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एक बार जरूर याद करिए, और अगर इसको अच्छे से याद रख लिया तो मान के चलिए आप हिंदी की जो व्याकरण है कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। मैं पुनः एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि हिंदी बाई योगी सर के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करें और सभी से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।